हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और जो भी एस्पिरेंट्स गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और इस बार वो एक सीट लेकर रहे हैं। तो आज मैं जिस टॉपिक में बात कर रहा हूं उसको लेकर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर जो भी लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके बीच बहुत एक्साइटमेंट है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जो भी लोग करेंटली वर्किंग हैं उनकी भी सैलरी बढ़ेगी और जो भी लोग 2026 या 2027 में सिलेक्ट होकर आएंगे उनकी सैलरी जो अभी उनके पोस्ट पे जो सैलरी मिल रही है उससे काफ़ी अमाउंट में ज़्यादा बढ़ चुकी होगी सैलरी जो उनको उस टाइम पे मिलेगी। तो गाइज आज हम लोग 8th पे कमीशन पे बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि पे कमीशन क्या होता है, पे कमीशन कितने सालों पे आता है, फिटमेंट फैक्टर क्या है, गवर्नमेंट जो फिटमेंट फैक्टर देगी वो कितना हो सकता है, 8th पे कमीशन कब से लागू होगा, 8th पे कमीशन अगर 2026 से लागू नहीं हुआ, लेट हुआ तो हमें एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सारी बातों पे हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे कि क्या हो सकता है, करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं मिनिस्ट्री में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। तो मिनिस्ट्री के अंदर जो भी ऑफिसर्स बड़े रैंक के हैं जो कि डायरेक्ट मिनिस्टर के कॉन्टेक्ट में हैं, तो वो किन बातों पे चर्चा करते हैं या फिर उनको क्या लगता है कि फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है, तो वो सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो पहली बात ये कि पे कमीशन होता क्या है और पे कमीशन कितने सालों पे आता है। तो पे कमीशन कुछ लोगों की टीम होती है जो कि सरकार द्वारा गठित की जाती है, जिसका काम होता है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से, प्रेजेंट महंगाई के हिसाब से कितनी होनी चाहिए, उसको कितना इंक्रीज किया जाए, वो कमेटी वो सरकार को रिकमेंड करती है। फिर सरकार को जो भी उचित लगता है सरकार उस हिसाब से उसको लागू करती है। 8th पे कमीशन जो होता है ये हर 10 साल पे आता है। पिछला के पे कमीशन जो था वो 2016 में आया था, 7th पे कमीशन। उसके बाद 8th पे कमीशन की घोषणा अश्विनी वैष्णव जी ने, जो हमारे माननीय रेल मंत्री हैं, उन्होंने किया कि 2026 से ये लागू होगा। दूसरी बात ये कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है। तो फिटमेंट फैक्टर एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिससे हमारा करंट जो बेसिक पे जिस पे हम वर्क कर रहे होते हैं उसको मल्टीप्लाई किया जाता है और बेसिक पे को उतना कर दिया जाता है, मतलब बेसिक पे उतने से मल्टीप्लाई करके उसको रिवाइज कर दिया जाता है। फिर हमारे जो भी अलाउंसेस होते हैं उस बेसिक पे लगते हैं। मैं आपको एक चार्ट बना के, जो मुझे करंट लेवल 7 पे एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन एक्स सिटी मुझे जो सैलरी मिल रही है, मैं उसको एक चार्ट बना के आप लोगों को समझाऊंगा वीडियो में आगे। तो वीडियो में बने रहिए। आप लोग को मैं ये इस बात से आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और आपको एक एक्चुअल बात पता चलेगी कि 8th पे कमीशन के बाद चीज़ें एक्चुअली में क्या हो सकती हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लग रहा है कि यूट्यूब पे जो है बहुत सारे लोग अपने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में बोल दे रहे हैं कि सैलरी डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी या उससे भी ज़्यादा हो जाएगी, बट हकीकत में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सरकारी खजाने पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सरकार का ज़्यादातर बजट का जो हिस्सा होता है वो वेतन देने में ही जाता है। अगर हम केवल केंद्र सरकार के देखें तो 50 लाख एक्टिव कर्मचारी हैं केंद्र सरकार में, लगभग 65 लाख पेंशनर हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि सरकार को कितना ज़्यादा बोझ आएगा, राजस्व पे सरकार के कितना ज़्यादा लोड पड़ेगा। इसलिए जो प्रैक्टिकल बातें हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जो भी संस्थाएं हैं, जो भी कमिटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के वेलफेयर में के लिए काम करती हैं, वो सरकार को सजेस्ट कर रही हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसको उसमें फिटमेंट फैक्टर 3 रखा जाए, 3 रखा जाए या 3.5 रखा जाए। बट जो बातें प्रैक्टिकल चल रही हैं मिनिस्ट्री में वो ये है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 या फिर 1.9 से लेके 2.8 या 2.9 तक हो सकता है। इसी के बीच फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, क्योंकि आज तक इतिहास में भी कभी फिटमेंट फैक्टर 3 या 3.5 नहीं हुआ है और सरकार ऐसा कुछ नहीं देने वाली। तो आप इस चीज़ को लेकर झूठी खुशी मत रखिए अपने अंदर। तो दूसरा पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या 8th पे कमीशन की सिफारिशें जो है वो 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी। तो देखिए, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि अभी जिन मेंबर्स, जो 32 मेंबर्स 8th पे कमीशन में होने हैं, वो मेंबर्स भी अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन लागू हो पाएगी, उसकी सिफारिशें लागू हो पाएंगी, क्योंकि वो अपनी रिपोर्ट ही शायद सबमिट ना कर पाए 1 जनवरी 2026 तक। अगर हम पिछला रिकॉर्ड भी उठा के देखें तो जो 7th पे कमीशन था वो 1 जनवरी 2016 से लागू होना था, लेकिन वो 2028 में जाके लागू हुआ। तीसरी बात ये कि क्या अगर 8th पे कमीशन लागू होने में देरी हुई तो क्या हमें 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलेगा। तो ये भी अगर हम पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें तो पिछली बार भी बीजेपी की ही गवर्नमेंट थी और 2018 में
लागू होने के बाद भी, मतलब 7th पे कमीशन की सिफारिश से 2018 में लागू होने के बाद भी कोई एरियर नहीं दिया गया था किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। मतलब कि जो 2016 से लेके जो 2018 तक का समय था, उसका कोई भी एरियर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं दिया गया था। तो ये चीज़ टोटली सरकार के ऊपर डिपेंड होता है कि सरकार एरियर देना चाहती है या नहीं देना चाहती है। अगर सरकार की इच्छा होगी तो सरकार देगी, सरकार की इच्छा नहीं होगी तो सरकार नहीं देगी। इसको भी लेके आप झूठी खुशी मत रखिए कि आपको एरियर मिलेगा और अच्छा खासा अमाउंट एक साथ आपको मिलेगा। मे भी आपको मिल भी सकता है, बट मोस्ट प्रैक्टिकल रहिए कि जो सरकार पीछे करती आई है वही चीज़ें दोबारा रिपीट होंगी। लेकिन ये है कि जब भी लागू होंगी तब से आपकी सैलरी एक डिसेंट अमाउंट में बढ़ने वाली है। आप उसके लिए जो है एकदम आश्वस्त रहिए। तीसरी बात ये कि कुछ लोग इस बात को भी लेके परेशान है कि हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं हैं, हम स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो क्या 8th पे कमीशन स्टेट गवर्नमेंट भी लागू करेगी, या फिर लागू करेगी तो कितने समय बाद करेगी। तो देखिए, स्टेट जो है वो सेंट्रल को ही फॉलो करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही फॉलो करती है। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट अपना डीएनएस अलाउंस बढ़ाती है तो स्टेट गवर्नमेंट भी अपना डीएनएस अलाउंस बढ़ा देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट 8th पे कमीशन की सिफारिशों को लागू करेगी, उसे 6 महीने से 1 साल के अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी इसको लागू कर देगी। तो अभी हम लोग फिटमेंट फैक्टर को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे कि मैं लेवल 7 का एम्प्लॉय हूँ, तो मेरा बेसिक पे जो है वो 44,900 है, और ये जो बेसिक पे है ये 7th पे कमीशन द्वारा डिसाइड किया गया था। उसी पे हमें एचआरए मिलता है, उसी बेसिक पे हमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, और जो भी अदर पोस्टेज हैं उनमें जो भी अदर अलाउंसेज मिलते हैं वो उसी बेसिक पे मिलते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 7th पे कमीशन में डिसाइड किया गया था। लेकिन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि महंगाई हर साल बढ़ती है, तो उसके लिए सरकार हमें साल में 2 बार डियरनेस अलाउंस देती है। बेसिक पे कुछ परसेंट उस चीज़ को इंक्रीज करती है। तो जो 2016 से लेके आज तक वो 55% तक हो गया बढ़ के। मतलब कि अभी हमें हमारे बेसिक पे 55% महंगाई भत्ता मिलता है, 55% डियरनेस अलाउंस मिलता है। तो फिटमेंट फैक्टर अभी देखा जाए तो 1.55 है। तो 8th पे कमीशन को इसी चीज़ को रिवाइज करना है कि ये जो फिटमेंट फैक्टर 1.55 है, इसको करंट सिनेरियो के हिसाब से, करंट महंगाई के हिसाब से कितना कर दिया जाए, जिससे कि सैलरी एक डिसेंट अमाउंट में बढ़ जाए, और जो भी कर्मचारी काम कर रहा है, जिस भी सिटी में काम कर रहा है, उसको एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए उतनी डिसेंट मिनिमम सैलरी मिले। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने एक चार्ट बनाया है लेवल 7 का, जो कि मुझे सैलरी अभी एज ए न्यू एसओ ज्वाइन करने पे मिली है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेवल 7 पे मेरी बेसिक पे जो है वो है 44,900। उसके बाद मुझे बेसिक पे ही 55% डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो कि होता है 24,695। उसके बाद मुझे बेसिक पे 30% हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया था वो था 8%, 16% एंड 24% रिस्पेक्टिवली इन जेड सिटी, वाई सिटी एंड एक्स सिटी, जो कि क्राइटेरिया गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया गया था। लेकिन एक्स सिटीज़ में महंगाई की दर को देखते हुए सरकार ने एचआरए को 6% और इंक्रीज कर दिया, और अभी एक्स सिटी में, जैसा कि मैं दिल्ली में भी रह रहा हूँ, तो यहाँ पे एचआरए हमें 30% ऑफ बेसिक पे मिल रहा है, जो कि होता है 13,470 रुपये। उसके बाद हमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3600 इंटू फिटमेंट फैक्टर मिलता है, मतलब कि 3600 इंटू 1.55, जो कि होता है 5580 रुपीज़। तो इस हिसाब से लेवल 7 पे एज ए न्यू ज्वाइनिंग असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मुझे जो ग्रॉस सैलरी मिल रही है वो 88,645 रुपीज़ मिल रही है। आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट बहुत सारे डिडक्शंस करती है, जैसे पेंशन स्कीम के तहत हमारा एनपीएस का पैसा कटता है, उसके बाद हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट सीजीएचएस का पैसा काटती है, और भी जो छोटे मोटे डिडक्शंस हैं, मैं आपको जब मेरी सैलरी स्लिप आएगी तो मैं आपको बेटर बता पाऊंगा। अभी मुझे नहीं पता कि जो छोटे मोटे और भी डिडक्शंस हैं वो कौन से हैं। तो जो नेट सैलरी मुझे इन हैंड मिली है वो तो मुझे कंफर्म पता है, वो है 81,015 रुपीज़ एक्स सिटी में, जो मुझे अभी पहले मंथ की सैलरी मिली। उसके पैरेलल में मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 डिसाइड करती है, मैंने फिटमेंट फैक्टर को बहुत कम मान के चला है कि मिनिमम इतना तो सरकार देगी। तो अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को 1.92 मानती है तो सेम लेवल पे, मतलब लेवल 7 पे स्टार्टिंग सैलरी कितनी हो सकती है, अप्रॉक्स कितनी हो सकती है, उस चीज़ को मैंने कैलकुलेट किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बेसिक पे होता है वो करंट फिटमेंट फैक्टर्स
रिवाइज कर दिया जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने बेसिक पे को 1.92 से मल्टीप्लाई कर दिया है, जो कि हो जाता है 86,208 रुपीज़। उसके बाद जब बेसिक पे को रिवाइज कर दिया जाता है तो डीएनएस अलाउंस 0 कर दिया जाता है, क्योंकि हमारे बेसिक पे को ही महंगाई के हिसाब से एडजस्ट कर दिया गया है, इसलिए महंगाई भत्ता 0 कर दिया जाता है। फिर ये हर साल में 2 बार बढ़ेगा। फिर 10 साल बाद लगभग ये आज जैसे 55% है, तो ये उस समय भी कुछ इसी हिसाब से हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जब 8th पे कमीशन लागू होगा तो डीएनएस अलाउंस 0 कर दिया जाएगा। उसके बाद एचआरए हमें बेसिक पे 24% मिलेगा, क्योंकि मैं एक्स सिटी में रह रहा हूँ। अभी आप पीछे देख पा रहे होंगे कि मैंने 30% लिखा था एचआरए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जब चीज़ों को रिवाइज करेगी तो एक्स सिटी में 24% आप बेसिक पे ही देगी आपको एचआरए। तो उस हिसाब से एचआरए लेवल 7 पे एक्स सिटी में हो जाता है 20,689 रुपीज़। एंड उसी हिसाब से मैंने ट्रांसपोर्ट अलाउंस को भी रिवाइज कर दिया, फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया 3600 इंटू फिटमेंट फैक्टर 1.92, जो कि होता है 6,912 रुपीज़। इस हिसाब से लेवल 7 पे एक्स सिटी में जो ग्रॉस सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बनती है वो हो रही है 1,13,809 रुपीज़, या अप्रॉक्स सैलरी ग्रॉस सैलरी बन रही है आफ्टर अप्लाइंग द फिटमेंट फैक्टर अपॉन 1.92। उसमें बहुत सारे डिडक्शंस के बाद जैसे एनपीएस है, इनकम टैक्स, सीजीएचएस और भी बहुत सारे। जैसे अभी तो हमारा इनकम टैक्स नहीं कटता है, क्योंकि हम इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं। सरकार का इनकम टैक्स स्लैब 12 लाख का है, बट जब हम ग्रॉस सैलरी हमारी 1 लाख के ऊपर जाएगी तो मे भी हम इनकम टैक्स स्लैब में आ जाए, अगर इनकम टैक्स स्लैब को रिवाइज नहीं किया गया अगले साल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इनहैंड सैलरी, अप्रॉक्स इनहैंड सैलरी एक लेवल 7 पे जो न्यू ज्वाइनी को सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलेगी वो अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास होगी, जो कि मुझे ऐसा लगता है। तो जैसा कि आप देख पाए हैं, मैंने अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि 8th पे कमीशन के आने के बाद क्या हो सकता है, आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। मैंने लेवल 7 का एग्जांपल देते हुए आपको समझाया है। आप उसी हिसाब से हर एक लेवल की सैलरी जो है रिवाइज करके देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है हर लोगों के लिए, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि उनकी सैलरी बढ़े, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है, क्योंकि अगर वो एक लेवल 7 की जॉब ऑप्ट करते हैं या फिर पाते हैं अपनी मेहनत से, तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी 6 डिजिट में होगी, 1 लाख या उससे ऊपर होगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि पैसा रहेगा तभी आप एक अच्छा जीवन जी पाएंगे, अपने माँ बाप या फिर अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, और किसी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए। मैं भी अभी नया हूँ यूट्यूब पे, ट्राई कर रहा हूँ चीज़ों को। तो कोई सजेशन भी हो, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो में मुझसे कुछ गलतियाँ हो रही हैं, अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहूँगा। जो भी लोग हैं मैं उनको गलत डायरेक्शन में नहीं जाने दूंगा, चाहे वो किसी चीज़ से रिलेटेड हो। जैसे बहुत लोग भ्रमित होते हैं कि पढ़ने का तरीका ये होता है या फिर यही अप्रोच है जिससे सिलेक्शन हो सकता है, बट असलियत बहुत ही अलग है। आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी ऑप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स के पैटर्न बदल गए हैं। आप गधा बन के पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको घोड़ा बनना पड़ेगा। आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी रेदर देन गधों की तरह खूब मेहनत करनी है। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी मेहनत करते रहिए, आपको ज़रूर सिलेक्शन मिलेगा। आप ज़रूर एक दिन हमारी जगह या फिर हमसे भी ऊपर जाएंगे, क्योंकि एक दिन हम भी ऐसे ही किसी यूट्यूबर की वीडियो देखते थे या फिर यूट्यूब पे वीडियो देखते थे, लेकिन उसके साथ साथ हम मेहनत भी करते थे। हम केवल सपना नहीं देखते थे, सोकर सपना नहीं देखते थे, हम उसके साथ साथ मेहनत किए। इसलिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने यूपीएसआई की नौकरी छोड़ के एसओ का पोस्ट ज्वाइन किया, और ये दोनों मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है पाया है, और अच्छे रैंक के साथ पाया है। मेरा यूपीएसआई में 10th रैंक था। CGL 2024 में मेरा 888 रैंक है, जो कि मैंने 24/7 जॉब करते हुए हासिल किए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।